संजना काफी मॉडर्न और खुले विचारों की थी। साथ ही संजना को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। संजना हमेशा ही मेकअप करती रहती, खुद को तैयार करती रहती। कुछ दिनों बाद परिवार की मर्जी से संजना की एक अच्छे घर में शादी हो जाती है। संजना शादी के बाद घर को संभालती है और मेकअप भी करती है, लेकिन ये बात संजना की सास सुधा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ही एक दिन संजना तैयार होकर बाहर जा रही होती है। तभी सुधा संजना को टोकती है, बहू तू इतना सज धज कर कहाँ जा रही है? माँ जी, आज मेरी एक फ्रेंड है, उसका फैशन शो है, तो मैं बस वहाँ जा रही हूँ। बहू लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर क्यों जा रही है? अब तेरी शादी हो गई है, अब तुझे अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। माँ जी, मैं अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देती हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर भी तो ध्यान देती हूँ और शुरू से ही मैं ऐसे फैशन शो अटेंड करती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और मैं आज भी जा रही हूँ। आपको जो भी काम होगा वो बाद में बताना, अभी मैं बिजी हूँ। संजना इतना बोलकर चली जाती है। सुधा कुछ नहीं कर पाती। अगले ही दिन संजना अपने कमरे में नहाने के लिए कपड़े निकालती है। आज तो काफी बड़ा फैशन शो है, आज तो मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। कितनी प्यारी ड्रेस है ये, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि ये ड्रेस मेरे लिए ही बनी है। संजना इतना बोलकर नहाने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ सुधा आती है और संजना के कपड़े उठाते हुए कहती है, इसका मतलब मुझे बहू के बारे में अब तक सब सही ही लग रहा था। बहू फिर से बाहर जाने वाली थी। कोई बात नहीं बहू, प्यार से तो मेरी बात नहीं मान रही है। और कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो अब मैं भी उंगली टेढ़ी ही करूंगी। बहू ये कपड़े पहनकर ही जाने वाली थी ना, तो कोई बात नहीं। अब मैं बहू की इस ड्रेस का वो हाल बनाऊंगी कि बहू कभी ये ड्रेस पहन ही नहीं पाएगी। सुधा अब अपनी बहू की ड्रेस को काफी बुरी तरह फाड़ देती है। कुछ देर बाद संजना नहा कर आती है और देखती है कि उसकी ड्रेस पूरी तरह से फट रखी थी। ये देखकर संजना काफी परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया? मेरी ड्रेस कैसे फट गई? मैंने अपनी इस ड्रेस को ड्राई क्लीन करवाया था फैशन शो में पहनने के लिए, और अब तो ये पहनने लायक ही नहीं बची। अब इसका मैं क्या करूं और मैं कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, आज मना कर देती हूँ। एक दिन नहीं जाऊंगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। संजना फैशन शो में नहीं जाती। ये देखकर सुधा को काफी ज्यादा खुशी होती है। सुधा अब इस तरह ही अपनी बहू को परेशान करने लग गई थी। कभी उसके कपड़े फाड़ देती तो कभी मेकअप का सामान छुपा देती। कई दिन निकल रहे थे और अब तक संजना अपनी सास की चालाकियां समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद संजना अपने लिए एक नई ड्रेस लेकर आती है। आज तो नई ड्रेस लेकर आई हूँ मैं, और ये वाली पहनूंगी और अच्छे से अलमारी में रखूंगी। सब ड्रेस तो खराब हो गई। संजना वो ड्रेस अच्छे से अलमारी में रखकर चली जाती है, और जब वापस आती है और अलमारी खोलती है तो उसे वो ड्रेस वहाँ नहीं मिलती। संजना को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी, मैंने यहाँ पर ड्रेस रखी थी और अब यहाँ पर आकर देखा तो मिल नहीं रही है। आपने देखा कहाँ गई मेरी ड्रेस? बहू तू नए कपड़े लाई? कब लाई? मुझे तो पता ही नहीं। माँ जी, मैं आज ही लाई थी और लाकर संभालकर अलमारी में ही रखी थी, लेकिन अब आकर देख रही हूँ कि यहाँ है ही नहीं वो वाली ड्रेस। अब मैं क्या करूँ? बहू तू क्या मुझ पर इल्जाम लगा रही है? अरे मैं तेरे ये छोटे छोटे कपड़े क्यों चुराऊंगी? मुझे तू कभी भी ऐसे कपड़े पहनते हुए देख चुकी है क्या? माँ जी, आपने नहीं लिया तो गए कहाँ मेरे कपड़े? आपको नहीं पता कि कई दिनों से मेरे कपड़े कभी फट रहे हैं तो कभी खो रहे हैं। मैं क्या करूँ? बहू वो तो अब तुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना, तेरे कपड़े कहाँ जा रहे हैं? तूने अब तक क्यों नहीं बताया? चल कोई बात नहीं, अब कहीं भी जा रहे होंगे तो वो वापस तो आ नहीं सकते, इसलिए अब तू ध्यान रखना जरा। सुधा इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। संजना अब भी काफी परेशान थी अपने कपड़ों को लेकर। वो रोती हुई पानी पीने के लिए जा रही होती है और वो अपनी सास के कमरे के बाहर से गुजरती है। तभी वो अपनी सास के हाथ में अपनी ड्रेस देखती है। बहू को बहुत बाहर घूमना होता है ना, तो ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ बहू कैसे बाहर जाती है। प्यार से तो अब तक बहू को मेरी कोई भी बात समझ आई नहीं थी, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ना समझ आए तो ऐसे ही समझा दी। संजना को सब पता चल जाता है कि अब तक जो भी हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सास कर रही थी, ताकि वो उससे अपने काम करवा पाए। संजना तुरंत ही अपने कमरे में जाती है। माँ जी मेरे साथ इतना सब करके भोली बन रही थी,
माँ जी को लग रहा था कि वो मेरे साथ खेल खेल रही हैं। कोई बात नहीं, अब मैं माँ जी को बताती हूँ कि असली खेल क्या होता है। संजना भी घर पर रहती है। कुछ दिनों के बाद संजना को चक्कर आ जाते हैं। सुधा काफी घबरा जाती है और तुरंत डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर संजना का चेकअप करते हैं और फिर सुधा को बताते हैं। बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सच में बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। लेकिन आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी बहू काफी कमजोर है। इन्हें कोई काम मत करने देना। साथ ही इनके खाने पीने का, उठने बैठने का, घूमने फिरने का, हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी बहू की कमजोरी की वजह से कह रहा हूँ। आपकी बहू का शरीर बच्चे को पेट में रखने लायक मजबूत नहीं है। जरा सी लापरवाही आपको अफसोस करने के लिए मजबूर कर देगी। सुधा डॉक्टर की बात सुनने के बाद अब खुद ही सब कुछ करती है। अपनी बहू को एक काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुधा कपड़े धो रही होती है। तभी संजना आवाज लगाती है, माँ जी मेरे लिए पानी ले आइए, प्यास लग रही है बहुत। अपनी बहू के बोलने के साथ ही सुधा तुरंत ही भागती है और हाफती हुई पानी का ग्लास अपनी बहू को देती है। अरे बहू, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। इतना सब काम अकेले करने से ऊपर से तेरी हालत भी नाजुक है, इसका भी ध्यान रखना है। हाँ माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी पता है कि अकेले काम करके कितनी थकान हो जाती है। आपको तो पता ही होगा ना, मैं पहले अकेले ही काम कर पा रही थी। हाँ बहू, अब मुझे समझ आ रहा है कि तू कैसे सब अकेले कर रही थी। एक बार बच्चा हो जाए फिर तू जितना काम करेगी उतना ही मैं भी करूंगी। दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा और किसी पर काम का बोझ भी नहीं आएगा। अब हुई ना बात। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बहू मुझे माफ कर दे। अब तक तेरे सारे कपड़े जो फट रहे थे, गायब हो रहे थे, वो सब मैंने ही किया था ताकि तू घर का काम करे और कहीं बाहर नहीं जा पाए। लेकिन अब जब मुझे अकेले सब काम करना पड़ रहा है तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ ना। सुधा को अच्छा खासा सबक मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के साथ कभी भी ऐसा नहीं करती है। काव्या की नई नई शादी हुई थी और उसने अपने पति राघव के साथ अभी ससुराल में कदम रखा ही था कि अचानक से उसको अपने पेट में गड़बड़ महसूस होने लगती है, जिसके चलते काव्या धीरे से राघव के कान में बोलती है, सुनो जी, वो क्या है ना, शायद मैंने शादी में कुछ ज़्यादा ही दही भल्ले खा लिए हैं तो मेरा पेट खराब हो गया है। आप मुझे बाथरूम लेकर चलिए ना। ऐसे सभी मेहमानों के बीच में किससे पूछूंगी बाथरूम। अरे तुम पागल हो क्या? मेरे घर में कोई भी कभी भी बाथरूम में नहीं जा सकता। अभी तो सबको टोकन मिला होगा कि किसका नंबर है बाथरूम का। क्या टोकन? काव्या ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उसके पास उसकी सास कुसुम आकर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, हाय रे मेरा पेट, क्या करूं, शादी के चक्कर में जमकर खाया, अब बाथरूम जाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, मेरा तो नंबर भी 7वां है। क्या 7वां है? भगवान, कितने लोग हैं इस घर में और क्या घर में एक ही बाथरूम है? क्या करूं, किससे बोलूं? राघव से बोलकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। माँ जी को बोलूं क्या? अरे बहू, तू क्या यहाँ खड़ी है? जा अपने कमरे में जाकर आराम कर और देख, फ्रेश होना हो तो थोड़ा इंतजार करना होगा। कितना इंतजार माँ जी? सुबह तक का है ना माँ? हाँ सही कहा बेटा, चल बहू जा आराम कर। बेचारी काव्या अब अपने मन की और पेट की बात अपने तक ही रखकर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राघव आता है तो काव्या को लगता है चलो उसकी सुहागरात तो अच्छी जाएगी, पति के साथ थोड़ा अच्छा समय बिताएगी। लेकिन राघव कमरे में आकर काव्या से बोलता है, काव्या देखो, मुझे लगेगा टाइम। बाथरूम के बाहर सभी भाई लोगों की लाइन लगी है तो मैं भी जा रहा हूँ लाइन लगाने, इसीलिए
तुम चेंज करके सो जाना। अच्छा, मैं चलता हूँ। राघव इतना बोलकर कमरे से चला जाता है और उसके ये शब्द सुनकर काव्या हैरान होकर बोलती है। कैसा खानदान है ये। पूरे ससुराल में ये एक बाथरूम है जिसके लिए बवाल हो रहा है। ना जाने मेरा क्या होगा इस घर में। काव्या अपनी शादी की रात तो जैसे तैसे निकालती है। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठ जाती है, ये सोचकर कि कम से कम उसको अब बाथरूम इस्तेमाल करने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से अपने कपड़े लेकर हॉल में बने बाथरूम के पास जाती है तो देखती है कि बाथरूम के बाहर उसकी सास कुर्सी लगाए बैठी नींद की झपकियां ले रही है। ये देखकर काव्या उसके पास जाकर बोलती है। माँ जी, आप यहाँ क्यों सो रही हैं? अपने कमरे में जाकर सो जाइए। अरे बहू, मैं सो नहीं रही। वो तेरी ननद पिंकी बाथरूम में गई है नहाने, उसके बाद मैंने नंबर लगाया है। क्या? लेकिन माँ जी, इतनी सुबह कौन आएगा इस बाथरूम में जो नंबर लगाने की जरूरत पड़ रही है? तू नहीं जानती बहू, आधे रिश्तेदार चले गए लेकिन आधे यही हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ मेरे बाद तू नंबर लगा ले, फिर पूरा दिन नंबर नहीं आएगा। माँ जी, इतनी परेशानी है बाथरूम की तो आपको एक आधा बाथरूम और बनवा लेना चाहिए था। अरे बहू, शुक्र कर एक बाथरूम है हमारे घर में। तेरे स्वर्गवासी ससुर जी को तो घर में ये बाथरूम पसंद ही नहीं था। वो तो कहते थे कि जहाँ रहना खाना वहाँ ये शौच थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन राघव ने जिद करके बनवा लिया। अब रिश्तेदारों के घर में भी बाथरूम नहीं है, इसलिए सब शादी में आने का फायदा उठा रहे हैं, देर तक बाथरूम इस्तेमाल करके। हे भगवान, इतना बवाल, वो भी एक बाथरूम पर। काव्या को भी मजबूरन नंबर लगाना पड़ता है। कुछ देर में बेचारी का नंबर आता है और वो फ्रेश होकर नहा के जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो बाहर अपने पति, ननद और कुछ रिश्तेदारों को खड़ा देखकर खुद से बोलती है। अच्छा हुआ जल्दी उठ गई थी मैं, वरना आज भी मेरा नंबर नहीं आता। काव्या नहा धोकर अब अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने के साथ साथ कुछ मीठा भी बनाती है। शादी के अगले दिन की शाम तक लगभग सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, बस काव्या की ननद पिंकी को छोड़कर, जिसको देखकर काव्या पिंकी से बोलती है। दीदी, आपके साथ जीजा जी नहीं आए शादी में? मैंने पूरी शादी में उनको नहीं देखा। वो भाभी, उनको गांव में रहना पसंद है और शहर के घर उनको ज्यादा भाते नहीं हैं, इसीलिए इधर वो ज्यादा आते नहीं हैं। हाँ, गांव के घर तो खुले खुले होते हैं। वहाँ तो लोगों को सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे भी देती है। अरे भाभी, वो लोग तो बिना सरकार से पैसे लिए ऐसे शानदार बाथरूम बनवाते हैं ना कि घर से ज्यादा उसी में रहने का मन करे। और वो भी एक नहीं, दो तीन। वो तो भाई की शादी के लिए मैं शहर आई, वरना यहाँ एक बाथरूम है। इतनी परेशानी होती है कि क्या बताऊं। पिंकी ने ये बात बोली ही थी कि तभी वहां पर कुसुम आ जाती है। अरे ज्यादा गुणगान मत कर अपने ससुराल के, और ये मत भूल तेरे पिताजी के राज में बिना बाथरूम के आधी जिंदगी निकाल दी थी तूने यहाँ। हाँ हाँ, जानती हूँ, लेकिन पिताजी को भी आधुनिकता के आगे झुकना तो पड़ा था ना। बाथरूम तो बनवा ही दिया था ना। अब शुरुआत हो गई है माँ, तो मैं तो कहती हूँ कि एक एक बाथरूम सभी कमरों में बनवा दो, ताकि ऐसे 4 मेहमान घर में आ जाएं तो दिक्कत ना हो। दीदी ने बिल्कुल सही कहा माँ जी। कमरों में बाथरूम होगा तो किसी को एक दूसरे के बाथरूम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पागल है बहू, ये मेरा घर है, सार्वजनिक शौचालय नहीं, समझी? एक बाथरूम बहुत है। माँ जी को बाथरूम की जरूरत समझाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या?
काव्य अपनी सास को बाथरूम की कीमत समझाने के लिए एक प्लान बनाती है ताकि दोबारा उसके ससुराल में बाथरूम को लेकर बवाल ना हो। इसलिए अगले दिन जैसे ही कुसुम बाथरूम में घुसती है तो उसके घुसते ही दरवाजे पर पिंकी और काव्य आकर बोलती हैं, अरे माँ, जल्दी करो, मुझे बाथरूम जाना है, बहुत जोरों की लगी है। नहीं माँ जी, पहले मुझे जाना है, प्लीज जल्दी निकलिए। माँ जी, रुका नहीं जा रहा है, जल्दी निकलिए। अरे मैं अभी अभी घुसी हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अपना समय लेकर ही निकलूंगी, तुम दोनों को इंतजार करना होगा। हम इंतजार नहीं करेंगे माँ जी, चलो दीदी। दोनों दरवाजे से चली जाती हैं तो कुसुम सोचती है कि दोनों मान गई। कुछ देर में कुसुम बाथरूम से बाहर निकलती है तो दोनों ननद भाभी हॉल में सोफे पर बैठी होती है। उन्हें देखकर कुसुम बोलती है, ये सब क्या है? तुम दोनों आराम से बैठी हो, जाना नहीं है तुमको बाथरूम? नहीं माँ जी, हम हो आए पड़ोसन आंटी के। लेकिन उसके यहाँ क्यों गए? उनके यहाँ 3 बाथरूम है तो एक टाइम में 2 लोग एक साथ जा सकते हैं। अब आपके निकलने तक हमारा काम खराब हो जाता तो इंतजार नहीं कर सकते थे हम, इसीलिए चले गए। कुसुम को ये बात पसंद नहीं आती दोनों की, लेकिन उस समय कुसुम कुछ नहीं बोलती। लेकिन कुछ दिन यही सब चलता है। कुसुम के बाथरूम जाने पर ही दोनों बाथरूम जाने की जिद करती हैं और बाथरूम खाली ना मिलने पर पड़ोसन कमला के घर चली जाती हैं। इस चीज से परेशान होकर कमला एक शाम कुसुम से आकर बोलती है, देखो कुसुम बहन, बुरा मत मानना, तुम्हारी बहू बेटी मेरी भी बहू बेटी जैसी है, लेकिन रोज रोज यूं अगर वो मेरा बाथरूम इस्तेमाल करेंगी तो मेरे घर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अब इंसान बाथरूम खुद के लिए बनवाता है या पड़ोसियों के लिए, इसलिए जरा देख लेना। कुसुम को कमला की ये बात बहुत बुरी लगती है, जिसके चलते कुसुम अगले ही दिन 2 मजदूर बुलाकर हर कमरे में बाथरूम बनवाने का काम शुरू करवाती है। ये देखकर दोनों ननद भाभी एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोलती हैं, अरे वाह भाभी, आपके आइडिया ने तो कमाल कर दिया। अरे दीदी, माँ जी को अगर हम समझाती तो उनको कभी समझ ही नहीं आता, लेकिन कमला आंटी का सहारा लेकर उनको समझा ही दिया कि जब घर में लोग ज्यादा हों तो हर कमरे में एक बाथरूम होना जरूरी है। इससे बाथरूम के लिए घर में बवाल नहीं होगा। सही कहा। काव्या की समझदारी से उसके ससुराल में चल रहा एक बाथरूम पर बवाल आखिरकार खत्म होता है और अब हर कमरे में सबका अलग अलग बाथरूम बन जाता है।